हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि आपका CITS एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकल भी चुका है। तो बस देरी किस बात की है, आप लग जाइए अपने तैयारी के लिए और क्लियर कर लीजिए इस बार एग्जाम को और आपको NSTI कॉलेज मिल ही जाए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। हम लोग यहाँ पर CI कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज के संदर्भ में यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले हैं। आज ये चक्रवृद्धि ब्याज का पहला लेक्चर होने वाला है और यहाँ पर हम लोग बैक में आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कुछ यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कुछ फॉर्मूले को जानेंगे आज की क्लास में। चलते हैं, शुरुआत करते हैं, जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। पिछली क्लास में हमने पहले इससे क्या किया था कि आपको साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे वहाँ पे क्लास लिया था। बहुत सारे सवाल हम लोग कवर किए थे, वहाँ पे सवाल भी लगी थी और फिर कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़े थे। यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे CI में भी कुछ चीज़ों को नई चीज़ों को सीखेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिलहाल यहाँ टॉपिक देखते हैं, CI का मतलब क्या होता होगा। यहाँ हम इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहा करते हैं। मैं यहाँ पर मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसका मतलब क्या होता है और सवालें कैसी होती हैं, इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उसको आप हम लोग यहाँ पे जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति हो कहीं से कुछ रुपए उधार लेता हो या फिर कुछ लेन देन की बात की गई हो, कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक से, किसी व्यक्ति से ही, किसी भी समुदाय से, कहीं से भी कुछ लेन देन की बात होती है, जितने पैसे की बात हो रही होती है वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। पहले उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन होगा। तो किसी दिए गए मूलधन पर किसी दर के साथ या कितने भी वर्ष में, अगर पहले वर्ष के लिए कुछ अलग मान हो, जैसे अगर कहा जाए कि जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन अगर पिछली क्लास में आपने देखा होगा, मिश्रधन क्या होगा कि मूलधन होता है और उसके अलावा जो ब्याज लग रहा होता है हर साल के लिए या किसी दर से जो ब्याज लग रहा होता है, मूलधन और फिर जो ब्याज होगा मतलब प्लस में इंटरेस्ट जो ब्याज होगा, उनका जो दोनों का योगफल होगा, उन दोनों का मिला हुआ जो रूप होगा, उन दोनों का योगफल क्या कहलाएगा, हमारा मिश्रधन कहलाता है ना। मतलब उसको अमाउंट कहते हैं, बेसिकली मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन का मतलब वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो एडिशन होगा वही हमारा मिश्रधन होगा। जैसे आपने किसी से कुछ रुपए उधार लिया, उसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, तो हमारा जो उधार लिए थे तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है दोनों को मिलाकर क्या होता है, उसे मिश्रधन कहेंगे। यहाँ पर साधारण ब्याज के केस में जो भी बात होती थी कि हर वर्ष, चाहे 1 साल की बात हो चाहे 10 साल की बात हो, हमेशा और हमेशा हम लोग मूलधन पर ही क्या लगाते थे, यहाँ पर ब्याज का मान निकालते थे और फिर उससे हम मिश्रधन निकाल पाते थे। जबकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग हर वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज के मान पर भी यहाँ पर मिश्रधन निकाला करते हैं। यहाँ ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं, वहाँ से निकलता है मिश्रधन। इसीलिए यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका मान ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे कह दिया जाए, जैसे क्या हो जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 100 रुपये लिया है, कहीं से 100 रुपये उधार लेता है और फिर उसका 10% उसको 1 साल के लिए वो 1 साल मान लीजिए, फिर 1 महीना कह लेंगे, कुछ भी एक किसी निश्चित समय में वो क्या होगा, 10% इसको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है। तो 100 रुपये का 10% अगर देगा तो उसका जो मिश्रधन होगा वो 110 रुपया हो जाएगा। तो उसको एक बार में क्या हुआ, अगर वो 1 साल की बात करें या निश्चित समय जो भी माना गया होगा, साल की बात है, तिमाही की बात करें या फिर हर महीने की बात करें, उसको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो अगर ऐसी बात होगी तो वो जब भी पहली बार देगा वो 110 रुपये देगा। लेकिन अगर क्या कह दिया जाए, अगर साधारण ब्याज होता उस केस में यहाँ पर 100 रुपये पर ही दूसरे महीने के लिए फिर जोड़ते, फिर 10 होता, फिर अगले महीने के लिए 100 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर ये बात होती। जबकि यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के केस में जो 110 रुपये हुआ था पहले महीने पर या पहले साल पर, उसी पर ही फिर से हम क्या लगाते हैं, 10% निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे मान बढ़ जाता है। यहाँ पर हम हमेशा 100 रुपये पर ही मतलब मूलधन पर ही दर का मान निकालते हैं, इस वजह से ब्याज का मान एक न्यूनतम मतलब कम रहता है। जबकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में हम हमेशा मिश्रधन पर जो भी पिछला मिश्रधन होगा उसी पर अगला ब्याज लगाते हैं, वो होता है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमेशा वैसे कहा जाए तो एक पहले महीने का चक्रवृद्धि ब्याज या फिर पहले वर्ष का या पहली राशि का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा और जो साधारण ब्याज होगा दोनों समान रहता है।
जबकि उसके बाद के सभी वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान बढ़ता जाता है। चलते हैं आगाज करते हैं नए आपके फॉर्मूले का। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, उसी फॉर्मूले के साथ यहाँ पे शुरुआत कीजिएगा। तो फॉर्मूला जैसे सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा मिश्रधन बराबर मूलधन होगा, मूलधन इंटू में 1 प्लस में r अपॉन में 100 होगा। r को हम यहाँ पे संकेत में बिना लिखेंगे, अभी सबकी भाषा लिख कर दिखाता हूँ। दर बटा में 100 होगा। यहाँ पे इसकी जो घात होगी वो कितना होगा, समय की घात लगाते हैं। अगर इसको संकेतों में लिखें तो चक्रवृद्धि मिश्रधन को, चक्रवृद्धि का मतलब कंपाउंड होगा, मिश्रधन को कहते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे CA कह सकते हैं, CA जो होगा इक्वल टू, या फिर केवल A लिखे तब भी चल जाएगा। मूलधन का मतलब यहाँ प्रिंसिपल P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में क्या होगा 100 होल पावर क्या होगा T। ये जो छोटा सा फॉर्मूला बनेगा ये होगा हमारा कंपाउंड, यहाँ पर अमाउंट का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला निकालना चाहे अगर हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर निकालना चाहे मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब अमाउंट माइनस में यहाँ पे मूलधन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे CI का फॉर्मूला बना पाएंगे आप लोग। एक अमाउंट का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, P इंटू में 1 प्लस R अपॉन में 100 इंटू यहाँ पे उसके होल पावर T है ना, यहाँ माइनस में P हो जाएगा। P कॉमन लेंगे दोनों में से, इक्वल टू P कॉमन होगा तो बन जाएगा आपके पास 1 प्लस में R अपॉन 100 होल पावर T माइनस में यहाँ पे P कॉमन हो गया तो 1 बन जाएगा, माइनस में 1 होगा। इतना सा जो होगा फॉर्मूला ये हमारा क्या दिखा पाएगा, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मान निकालेगा। साधारण यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का जो मान निकलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, P इंटू में 1 माइनस R अपॉन 100 होल पावर T माइनस 1 होगा। ये लगते हैं सवाल, इन दोनों पे हम लोग बहुत सवाल लगाने वाले हैं। ये सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होगा ये होगा, उसी से बना हुआ हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, CI का फॉर्मूला है। तो दोनों फॉर्मूले पे सबसे बेसिक फॉर्मूला अगर चैप्टर की बात करें तो यही दोनों हैं, इसी पर आधारित होकर हम सारे सवालों को पढ़ा करते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। इस क्लास में मैं केवल फॉर्मूले पे डिस्कस करने वाला हूँ, किसमें क्या किसका मतलब है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। फिर इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सवालों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पर। तो अगला फॉर्मूला हम सबके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ पर बगल में मैं लिख के दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला या फिर तरीका है, कॉन्सेप्ट है, सीखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं थोड़ा भाषा लिख देता हूँ जिससे सहज हो जाए। यहाँ पर अगर 2 क्रमागत वर्ष की बात की गई हो क्रम से, जैसे कि दूसरा और तीसरा वर्ष हो जाएगा, तीसरा और चौथा वर्ष हो, चौथे 5वें वर्ष की बात कही हो, 5वें 6ठे वर्ष की, कोई भी 2 क्रमागत वर्ष की बात की गई हो, 2 क्रमागत वर्ष के हमको क्या पता हो, मिश्रधन पता हो, 2 क्रमागत वर्ष के मिश्रधन पता हो, मिश्रधन हमको ज्ञात हो अगर, तो फिर क्या कह सकते हैं, अगर 2 क्रमागत वर्ष के मिश्रधन ज्ञात हो, है ना, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, मिश्रधन जो होगा हमारा वो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। ध्यान दीजिए क्योंकि चैप्टर का नाम ही वही है, कहीं ना लिखा हो चक्रवृद्धि तो मतलब समझेंगे वही काम हो रहा है। और 2 क्रमागत वर्ष के लिए जो इसके चक्रवृद्धि मिश्रधन होंगे वो ज्ञात हों, तो फिर हम लोग निकालेंगे जो इसका ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज की जो दर निकालने का फॉर्मूला होगा, ब्याज की दर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होने वाला है, वो लिखेंगे। क्या होगा, मिश्रधनों का अंतर कर देंगे, मिश्रधन का अंतर निकाल लीजिएगा, ऐसा कुछ होगा, मिश्रधन का अंतर। और फिर यहाँ पे गुणा में लगा देंगे 100, पूरे का बटा जो होगा वो पहला मिश्रधन होगा, पहला या फिर न्यूनतम वाला पहला मिश्रधन, ये कुछ ऐसा होगा। इसको अगर संकेत में लिखा जाए तो ब्याज की दर R बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन को हम अमाउंट कहते हैं, यहाँ पर A2 माइनस A1 अपॉन इंटू में 100 हो जाएगा, होल यहाँ पे पूरे का जो बटा होगा वो होगा यहाँ पर A1 हो जाएगा, जो पहला मिश्रधन होगा वो A1 होगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम यहाँ पे किसी चीज़ को आसानी से हल कर सकते हैं।
ये फॉर्मूला हमारे इन बेसिक फॉर्मूले से मिलकर ही बना हुआ है, डायरेक्टली कहीं से नहीं आ गया। इसको इसी की सहायता से बनाते हैं, बट सिंप्लीफाइड रूप यहाँ पर ये मिलेगा। तो कभी भी दो क्रमागत वर्ष के जैसे तीसरे और चौथे वर्ष की बात की गई हो, जैसे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेने का मैं प्रयास करूँ तो मैं एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे कह दिया गया हो कि अगर कोई वर्ष है, कोई धन है, कोई मूलधन है जो 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, मैं संकेत में लिख रहा हूँ 2 वर्ष बाद, यहाँ पर भाषा में लिखा हो तो 6,700, यहाँ पर 6,700 लिख दें, 6,700 रुपये हो जाता हो। तथा 3 वर्ष बाद क्या हो जाए, 3 वर्ष बाद हो जाता है, उसका जो वैल्यू हो जाती है वो 7,100 की बात की है, इतना रुपया हो जा रहा है। तो फिर क्या निकालेंगे, ब्याज की दर निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लगा पाएंगे। क्या 2 वर्ष से कह रहे हैं, 2 वर्ष में 2 वर्ष बाद इतना हो रहा था 67 रुपये, और फिर 3 वर्ष बाद 7100 हो रहा है। तो उस समय क्या करेंगे, अगर दर का मान निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। ये तरीका होगा। इस टाइप के सवाल वहाँ पे आपको मिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे तो अगला फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है इसके बाद का। अगर मान लीजिए ये क्रमागत वर्ष ना होकर अगर अलग अलग वर्ष आए, जैसे कि चौथा वर्ष के बाद छठा वर्ष हो गया, या फिर 8वां या 7वां कुछ और वर्ष हो, बीच में कई नंबर गैप हो जाए, एक भी नंबर गैप हो जाए, तब भी मतलब क्रमागत ना हो, उस शर्त में क्या करेंगे, उस शर्त में थोड़ा सा हम सबको काम करना होता है। वो क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। अगर 2 अलग अलग वर्ष हो जाए तो इसको मैं इरेज करके यहीं लगा दूँ। अगर यही क्या हो जाए, 2 क्रमागत ना होकर ना भिन्न भिन्न वर्षों के लिए, फिर 2 अलग अलग क्रमागत ना हो, तो यदि वर्ष क्रमागत ना हो तो क्या होता है, तब यहाँ पे एक संबंध होगा। वो क्या होगा, 1 प्लस में यहाँ पे दर होगा बटा में 100 होगा, यहाँ पे इंटू होल पावर में क्या होगा, समय का अंतर, होल पावर में लिखेंगे समय का अंतर होगा, ठीक। और फिर बराबर होगा यहाँ पर दूसरा मिश्र धन बटा में क्या हो जाएगा, पहला मिश्र धन बटा पहला मिश्र धन। कुछ ये फॉर्मूला बनाएंगे। इस फॉर्मूले के लिए क्या ही होगा, यहाँ पर हम संकेत लिखना चाहें, संकेत में क्या होगा, 1 प्लस में दर का मतलब r होगा बटा में हो जाएगा 100, ठीक। उसके बाद फिर समय का अंतर का मतलब T2 माइनस में T1 कर दीजिएगा, इक्वल टू दूसरा मिश्रण का मतलब A2 अपॉन में A1 होगा। तो ये फॉर्मूला, ये संबंध बनेगा। इसकी सहायता से किसी भी एक अननोन फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए समय में कोई मान ना पता हो, या फिर यहाँ पे दोनों में पहले दूसरे मिश्रण में कोई मान ना पता हो, दर का मान ना पता हो, किसी भी एक पद का मान ना पता हो, तो वहाँ पे हम निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। क्या होगा इसमें भाषा, यहाँ पर 2 अलग अलग वर्षों के लिए क्या हो जाए, अगर उसका मिश्रधन दिया गया हो, या फिर जैसे चौथे वर्ष का मिश्रधन हो और 8वें वर्ष का मिश्रधन हो, 7वें वर्ष का कोई भी 2 वर्ष का मिश्रधन दिया गया होगा, उस दौरान क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर उस दौरान दर का मान निकालना हो, या फिर किसी एक मिश्रधन का ही मान निकालना होगा, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं इस संबंध की सहायता से। अगर यहाँ पर वर्ष का जो समय का मान होगा वो क्रमागत होगा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा जो यहाँ पे राइट साइड में लिखा गया है। क्या है, r इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इंटू 100 अपॉन में A1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा। अगर समय का मान अलग अलग भिन्न वर्षों में है, अलग प्रकार के वर्षों में, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली लगाएंगे, तो इससे सवाल हमारा बन जाएगा। फिलहाल ये थी सवाल। आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ और बताना चाहूँगा, इसको इरेज करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दर के केस में होगा, अगर आप मान लीजिए आपको जो समय दिया गया होगा, समय अगर आपका यहाँ पे वार्षिक है तो ठीक ठाक है, कोई तकलीफ नहीं। अगर समय का मान अगर आपको वार्षिक ना होकर आपको दिया गया होगा, ऐसे तिमाही दे दिया गया होगा, अगर समय, यदि समय लिख रहा हूँ मैं, यदि समय क्या हो, तिमाही हो, यदि समय तिमाही हो, या फिर तिमाही की बात की गई, तिमाही किसी भी तिमाही का मान निकालना हो, तो अगर हमारे पास वार्षिक मान पता हो, हमको समय को तिमाही में बदलना है, या फिर सारी डेटा को तिमाही में बदलना है, हमको उत्तर या फिर जो भी सवाल का हल निकाले उसको तिमाही में निकालना है, हमारे पास जो दिया हुआ मान है वो सब क्या है, वार्षिक में है, तो हम यहाँ पे ब्याज की जो दर निकालेंगे ना, ब्याज की दर जो निकालेंगे
वो वार्षिक दर में से क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताएं, तो अगर किसी भी वर्ष में, किसी एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, 4 तिया 12 होगा, 4 तिमाही होता है, तो यहाँ पे वार्षिक दर को क्या करेंगे, वार्षिक जो दर होगा उसको 4 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे ब्याज की जो दर होगी वो तिमाही में आ जाएगी। और फिर अगर समय का मान निकालना होगा, टी का जो मान निकालना होगा, वो यहाँ पर जो भी आपका वर्ष होगा, यहाँ पर कितने वर्ष होंगे, जो भी वर्ष होंगे, वर्ष गुणा में जितना भी होगा 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक महीने में, एक साल में 4 तिमाही होगा, तो जितना वर्ष होगा उसका 4 गुणा तिमाही बन जाएगा। उसके हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे समय का मान, टी का मान क्या रखा जाएगा उस पर करेंगे। अगर हमको तिमाही के हिसाब से गणना करना होगा तब की बात कर रहे हैं। यही बात क्या हो जाए, यही बात हम छमाही के लिए कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, छमाही के लिए मैं करके दिखाता हूँ। यही काम अगर हमको छमाही के लिए करना हो तो छमाही के लिए क्या हो जाएगा, यदि क्या होगा, यदि गणना छमाही के हिसाब से करना हो, लिख देते हैं, यदि गणना छमाही के आधार पर हो, है ना, आधार पर हो, तो यहाँ पर हमको अगर समय वार्षिक में दिया हो, छमाही के आधार पर गणना करना है, उस दौरान जो ब्याज की दर होगी, ब्याज की जो दर हम लोग निकालेंगे, दर का मान कुछ ऐसा होगा, क्या होगा कि जो वार्षिक दर था, है ना, वार्षिक दर था कुछ ऐसा, वार्षिक दर बटा में 2 कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होगा, तो इसलिए ब्याज की जो दर होगी वार्षिक दर का बटा 2 कर दीजिएगा। और जो समय का मान, टी का मान हम लोग निकाल के रखेंगे, वो क्या होगा, एक वर्ष में जो 2 छमाही होगा, तो वर्ष की संख्या से 2 से गुणा कर देंगे, तो हमको छमाहियों की संख्या आ जाएगी। तो ये लगती है सवालें कुछ यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें हम लिए हैं अभी तक। वैसे यहाँ पर CIT एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपके यहाँ बहुत एडवांस लेवल की बातें नहीं आती हैं, एक नॉर्मल कैटेगरी की सवाल आएंगे, जहाँ पर यहाँ मैंने जितना फॉर्मूला लिखा है लगभग इनमें से आपका सभी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। CIT एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के जो सवालें होंगी इनमें से सारी सवालें लगभग लग जाएंगी। जो भी एक आध दो कॉन्सेप्ट हैं वो हम सवाल लगाते समय सीखेंगे, वहाँ पे जैसा भी सवाल लगेगा उसमें हम लोग सीखेंगे हाँ कि इसका यूज कैसे करेंगे। उसको यहाँ पे भाषाबद्ध नहीं कर सकते इतना ज़्यादा डीपली में, तो हम लोग क्या करेंगे अगली क्लासों में उनको सीखेंगे। फिलहाल ये था आपका कुछ बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा यहाँ पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने चर्चा किया। ये था आपका डिटेल इस क्लास का, और या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की जो भी डिटेलिंग थी वो कुछ इस प्रकार थी। और फिर यहाँ पर इन सब का आप लोग थोड़ा सा ध्यान से लिख कर आप इसका अभ्यास करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग आपके इन सभी जो भी जितने टॉपिक हमने चर्चा किया है, जो 4-5 फॉर्मूले लिखे हैं हम लोग यहाँ 4 या 5 के आसपास फॉर्मूले लिखे हैं, मुझे ध्यान है, उन सभी फॉर्मूले पर क्या करेंगे हम चर्चा करेंगे। फॉर्मूले पर हम लगाएंगे सवाल को, अगली क्लास में आपके सवाल लेकर आऊँगा, इन सभी फॉर्मूले पर आधारित बढ़िया से अच्छे सवाल लेके आएंगे और फिर लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया से अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आपका 8 जुलाई को एग्जाम भी है, तो इसी हिसाब से अपना प्लान कीजिएगा, आप स्टडी प्लान कीजिए खुद से और फिर उसके हिसाब से काम करें। और फिर आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि वहाँ पर क्या होगा, आप थोड़ा सा वहाँ पे अब जाके देखेंगे तो आपको वीडियो का वहाँ पे वीडियो का उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, थोड़ी देर में कर हो जाएगा, आ गया होगा, और फिर आप वहाँ पे जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसकी सहायता से आप पढ़ाई को अच्छे से कर सको। फिलहाल वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।